स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज हम कवर कर रहे हैं पेपर 7 के सेकंड चैप्टर का थर्ड टॉपिक, जो कि एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है प्रमुख शैक्षिक दार्शनिक जॉन डेवी, किलपैट्रिक, रूसो, उनके सिद्धांत और शिक्षा के उद्देश्य। तो इससे पहले कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ऑलरेडी कवर करके चैनल पर डाल दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। जॉन डेवी। जॉन डेवी आधुनिक शिक्षा के किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। स्कूली शिक्षा के प्रति उनके विचार और दृष्टिकोण उनके जीवन काल के दौरान क्रांतिकारी विचार थे और आज भी आधुनिक स्कूली शिक्षा के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इस वीडियो में हम जॉन डेवी की पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे और साथ ही उनके शैक्षिक दर्शन और आदर्शों पर अधिक गहराई से नज़र डालेंगे। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो आपको डेवी का वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उनके दर्शन को क्रियान्वित करने में सक्षम होना चाहिए। जॉन डेवी संभवतः प्रगतिशील शिक्षा में अपनी भूमिका के लिए सबसे प्रसिद्ध है। प्रगतिशील शिक्षा अनिवार्य रूप से शिक्षा का एक दृष्टिकोण है जो करके सीखने की आवश्यकता पर जोर देती है। डेवी का मानना था कि मनुष्य हाथ से दृष्टिकोण के माध्यम से सीखता है। यह डेवी को व्यावहारिकता के शैक्षिक दर्शन में रखता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि वास्तविकता का अनुभव अवश्य होना चाहिए। डेवी के शैक्षिक दृष्टिकोण से इसका मतलब यह है कि छात्रों को अनुकूलन और सीखने के लिए अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। डेवी को लगा कि यही विचार शिक्षकों के लिए भी सही है और शिक्षकों और छात्रों को एक साथ सीखना चाहिए। कक्षा के बारे में उनका दृष्टिकोण लोकतांत्रिक आदर्शों में गहराई से निहित था, जो सीखने के अनुभव में भी प्रतिभागियों के बीच समान आवाज को बढ़ावा देता था। डेवी ने शिक्षा को व्यक्ति में उन सभी क्षमताओं के विकास के रूप में परिभाषित किया है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दो पक्ष हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा समाजशास्त्रीय। डेवी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं सामाजिक दक्षता। डेवी के अनुसार सामाजिक दक्षता का विकास शिक्षा का एक उद्देश्य है। उनके लिए स्कूल एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें बाहरी जगत की गतिविधियां परिलक्षित हों। शिक्षा ही जीवन है। डेवी इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, यह स्वयं जीवन है। बच्चा वर्तमान में जीता है, भविष्य उसके लिए अर्थहीन है, इसलिए उसे भविष्य की तैयारी के लिए कुछ करने की उम्मीद करना बेतुका है। शिक्षा अनुभव है। डेवी ने अनुभव द्वारा और उसके लिए शिक्षा का समर्थन किया है। प्रत्येक नया अनुभव शिक्षा है। पुराने अनुभव का स्थान नया अनुभव ले लेता है। उन्होंने मानव जाति को जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के संघर्ष में अनुभव प्राप्त किया। यह अस्तित्व के लिए संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा को सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ना चाहिए। डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सैद्धांतिक और व्यावहारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। उन्होंने कर्म और विचार दोनों को समान महत्व दिया है। इन दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। स्कूल पाठ्यक्रम पर डेवी इस बात की वकालत करते हैं कि व्यापक पाठ्यचर्या कार्यक्रमों की आवश्यकता है और व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह बौद्धिक और शैक्षणिक के समान ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक एक मार्गदर्शक और निर्देशक है। वह नाव चलाता है, लेकिन जो ऊर्जा लोगों को मिलती है वह उन लोगों से आनी चाहिए जो सीख रहे हैं। एक शिक्षक जितना अधिक छात्रों की आशाओं, इच्छाओं, प्रमुख हितों के पिछले अनुभव से अवगत होगा, उतना ही बेहतर होगा। शिक्षक केवल व्यक्तियों के प्रशिक्षण में ही नहीं बल्कि उचित सामाजिक जीवन के निर्माण में भी लगा हुआ है। इस प्रकार शिक्षक सदैव सच्चे ईश्वर का पैगंबर होता है। डेवी की शिक्षण पद्धति। डेवी की शिक्षण पद्धति उनके व्यावहारिक दर्शन पर आधारित है।
उनका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव ही सभी पद्धतियों का आधार है। ज्ञान ठोस एवं सार्थक स्थितियों से होता है, इसलिए ज्ञान बच्चों की सहज गतिविधियों से आना चाहिए। डेवी की शिक्षण पद्धति बच्चे के जीवन से जुड़ी गतिविधियां करके सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। डेवी ने जिस परियोजना या समस्या पद्धति की वकालत की, उसमें बच्चे की रुचियां और उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी समस्या या परियोजना पद्धति के लिए डेवी ने निम्नलिखित 5 चरणों को आवश्यक बताया है। विद्यार्थी के पास अनुभव की वास्तविक स्थिति होनी चाहिए। इस स्थिति से एक वास्तविक समस्या उत्पन्न होनी चाहिए और बच्चे की सोच को उत्तेजित करनी चाहिए। बच्चे को समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए या अवलोकन करना चाहिए। सुझाया गया समाधान उसके मन में आना चाहिए। उसे अपने विचारों के प्रयोग द्वारा परखने का अवसर मिलना चाहिए। शैक्षिक विचार और व्यवहार में डेवी का योगदान। प्रयोगात्मक पद्धति के तर्क के साथ मिलकर डेवी की शिक्षा का सामाजिक सिद्धांत आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के विकास में बहुत प्रभावशाली रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन बच्चे के खर्च के मूल्य की पहचान में हुआ है। बच्चे को अब बाहरी जानकारी थोपने के लिए एक निष्क्रिय विषय नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक सक्रिय जीवित प्राणी माना जाता है, जिनकी रुचियों को सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अनुभव में भागीदारी से प्रेरित किया जाना है। डेवी उन महत्वपूर्ण नेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने शिक्षा की प्रक्रियाओं में अधिक मानवीय स्पर्श लाने का प्रयास किया है। यदि बच्चे को सामाजिक प्रक्रिया के विकास में योगदानकर्ता बनना है, तो उसके तात्कालिक अनुभवों और वर्तमान अवसरों के महत्व को समझने के लिए स्कूल की व्याख्या करने में उनका एक शक्तिशाली प्रभाव रहा है। स्कूल में विविध प्रकार की गतिविधियों पर उनका आग्रह उनके शिक्षा के सामाजिक सिद्धांत का एक अन्य पहलू भी है। वाद्य प्रयोग की व्यावहारिक पद्धति सभी प्रकार के रहस्यवाद, पारलौकिकता और निरपेक्षता के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है। शिक्षा दर्शन में डेवी को सर्वोच्च योगदान वैज्ञानिक लोकतांत्रिक मानवतावाद का सिद्धांत है। शिक्षा में विज्ञान की प्रयोगात्मक पद्धति के व्यापक उपयोग की वकालत करने में डेवी बिल्कुल सही है। किलपैट्रिक ने रटकर याद करने और कठोर पाठ्यक्रम से दूर रहने और इसे बाल केंद्रित दृष्टिकोण से बदलने के डेवी के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। किलपैट्रिक के लिए शिक्षा सामग्री की महारत के माध्यम से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बजाय उसके सामाजिक विकास के बारे में थी। इसका मतलब यह नहीं है कि मन का कोई महत्व नहीं था। जोर सोचना सीखने पर था न कि क्या सोचना है, पर ध्यान केंद्रित करने पर। पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन से आना चाहिए, न कि विभाजित विषय वस्तु से। यह विचार एक एकीकृत पाठ्यक्रम की आवश्यकता का आह्वान करता है, जिसमें अधिकतम छात्र भागीदारी पर जोर दिया जाए। इन मान्यताओं ने किलपैट्रिक को शिक्षण का एक अनूठा रूप तैयार करने के लिए प्रेरित किया। प्रोजेक्ट विधि। किलपैट्रिक की परियोजना पद्धति व्यवहार मनोविज्ञान और प्रगतिवाद का मिश्रण है। इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार को देखा जाना व्यवहारिक था, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में यह प्रगतिशील भी था। प्रोजेक्ट विधि के 4 चरण इस प्रकार हैं: उद्देश्य, योजना, निष्पादित करे, जज। शिक्षकों को सबसे पहले यह तय करना होगा कि वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करने की आवश्यकता है। अवलोकन योग्य लक्ष्यों का विकास स्पष्ट रूप से इस पद्धति का व्यवहारिक पहलू है। निष्पादन में योजना का कार्यान्वयन शामिल है। अंतिम न्यायाधीश है। शिक्षक योजना की सफलता का आकलन करता है। फिर छात्रों और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन परियोजना पद्धति का एक व्यावहारिक पहलू है। इस पद्धति का प्रगतिवादी पहलू छात्र की आवश्यकता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम का निरंतर संशोधन था।
पाठ्यक्रम छात्रों के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। किलपैट्रिक का यह मूल विश्वास था कि छात्रों को अपने सीखने के विकास में अग्रणी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उन्हें अधिक प्रेरित नहीं कर सकती। इससे निर्णय लेने के कौशल का भी विकास हुआ। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परियोजना पद्धति कोई कठोर पद्धति नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक दर्शन थी। विधि के चरण वास्तव में बाल केंद्रित सीखने के अनुभव तक पहुंचने का एक विचार मात्र थे। परियोजना की परिभाषा। एक परियोजना सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ने वाली संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। W.H. किलपैट्रिक। एक परियोजना एक समस्याग्रस्त कार्य है जिसे उसके प्राकृतिक चयन में पूरा किया जाता है। R.L. स्टीवेंसन। एक परियोजना वास्तविक जीवन का एक अंश है जिसे स्कूल में आयात किया गया है। बैलार्ड। एक परियोजना गतिविधि की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। पार्कर। एक परियोजना एक स्वैच्छिक उपक्रम है जिसमें रचनात्मक प्रयास या विचार शामिल होता है और वस्तुनिष्ठ परिणाम सामने आते हैं। थॉमस और लैंग। परियोजनाओं के प्रकार। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजनाएं 4 प्रकार की होती हैं। वे हैं: रचनात्मक परियोजना। इस प्रकार की परियोजनाओं में वस्तु निर्माण, मॉडल बनाना, कुआं खोदना और नाटक खेलना जैसा व्यवहारिक या भौतिक कार्य किए जाते हैं। सौंदर्य संबंधी परियोजना। इस प्रकार के प्रोजेक्ट में संगीत कार्यक्रम, किसी चीज़ का सौंदर्यीकरण, कविताओं की सराहना आदि के माध्यम से छात्रों की प्रशंसा शक्तियों का विकास किया जाता है। समस्याग्रस्त परियोजना। इस प्रकार के प्रोजेक्ट में विद्यार्थियों में अपने अनुभव के माध्यम से समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। यह संज्ञानात्मक डोमेन पर आधारित है। उदाहरण के लिए बैंक खाता कैसे संचालित करें या दूर स्थान पर कोई चीज़ कैसे भेजें। ड्रिल प्रोजेक्ट। यह छात्रों के कौशल और ज्ञान में महारत हासिल करने के लिए है। इसमें विद्यार्थियों की कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए गायन या तैराकी में अभ्यास करने के लिए इस प्रकार का प्रोजेक्ट लिया जा सकता है। अन्य प्रकार: व्यक्तिगत और सामाजिक समूह परियोजनाएं। व्यक्तिगत परियोजनाओं में प्रत्येक छात्र अपनी रुचि, क्षमता, दृष्टिकोण और आवश्यकता के अनुसार समस्या का समाधान करता है। यह व्यक्तिगत रूप से समस्या समाधान के गुणों का विकास करता है, न कि सामाजिक गुणों का। समूह परियोजनाओं में समस्या का समाधान कक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा किया जाता है। यहाँ सामाजिक नागरिकता गुण और सहक्रियाशीलता का विकास होता है। सरल और जटिल परियोजना। सरल परियोजनाओं में छात्र एक समय में केवल एक ही काम पूरा करते हैं। वे भी काम को एक ही विषय या एक ही क्षेत्र में केंद्रित करते हैं। यह प्रोजेक्ट के बारे में गहन जानकारी एक नज़रिए से देता है। छात्रों को समस्या के बारे में गहरा और व्यापक ज्ञान मिलता है। जटिल परियोजनाओं में छात्र एक समय में एक से अधिक कार्य करते हैं। वे विभिन्न विषयों और कोणों में काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ छात्रों को विभिन्न गतिविधियों और आयामों में कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। परियोजना विधि के सिद्धांत। उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत। परियोजना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और उसका कोई मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य छात्रों को उत्साह और काम देना चाहिए, अन्यथा वह समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। उपयोगिता का सिद्धांत। परियोजना छात्रों और समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। इसका विद्यार्थियों के लिए कुछ मूल्य होना चाहिए। किसी अच्छे प्रोजेक्ट से विद्यार्थियों के साथ साथ समाज को भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत। छात्रों को अपनी इच्छा, रुचि, दृष्टिकोण और क्षमता के अनुसार विषय का चयन करने और कार्य निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। शिक्षक को केवल मार्गदर्शक होना चाहिए और उस पर अमल करने के लिए दिशा निर्देश देना चाहिए। गतिविधि का सिद्धांत।
प्रोजेक्ट का अर्थ उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, इसलिए प्रोजेक्ट के अंत में छात्रों को अपनी गतिविधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह करके सीखने के सिद्धांत की भी मांग है। वास्तविकता का सिद्धांत। परियोजना वास्तविक होनी चाहिए और छात्रों और समाज की जीवन स्थिति से संबंधित होनी चाहिए। तभी वे स्वाभाविक रूप से और वास्तव में परियोजना को पूरा करने में सक्षम होंगे। प्रोजेक्ट में काल्पनिक समस्याएं नहीं उठानी चाहिए। सामाजिक विकास का सिद्धांत। एक अच्छी परियोजना समाज की ज़रूरतों, सामाजिक विकास और समाज के लिए उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करती है। एक ही परियोजना हजारों लोगों या समाज की समस्या का समाधान कर देती है। योजना का सिद्धांत। छात्र परियोजना के बारे में पहले से योजना बनाते हैं। वे इसका समाधान ढूंढते हैं। कैसे, कब, क्या, कहाँ, क्यों, इसलिए। अच्छी परियोजना समस्या समाधान क्षमता और निष्पादन के लिए पूर्व योजना विकसित करती है। परियोजना पद्धति का प्रतिमान। प्रोजेक्ट विधि में निम्नलिखित चरण हैं। स्थिति का निर्माण। पहले चरण में शिक्षक कक्षा में छात्रों के लिए उचित स्थिति का निर्माण करता है। वह छात्रों के साथ प्रोजेक्ट विधि, प्रक्रिया, चरणों और उपयोग के बारे में ज्ञान साझा करते हैं। उसके बाद वह छात्रों को दैनिक जीवन की समस्याओं के बारे में बातचीत के माध्यम से उचित प्रेरणा प्रदान करते हैं। समस्या का चयन। फिर शिक्षक छात्रों को समस्या का चयन करने और उनका मार्गदर्शन करने में मदद करता है। यहाँ छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के आधार पर विषय या समस्या चुनने की आज़ादी है। विषय चुनने से पहले सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। योजना बनाना। शिक्षक विभिन्न कोणों और बिंदुओं के माध्यम से समस्या के बारे में छात्रों से चर्चा करते हैं। उन्हें छात्रों के साथ चर्चा की स्थिति बनानी चाहिए और उन्हें खुलकर और स्वतंत्र रूप से बात करने की अनुमति देनी चाहिए। समस्या के बारे में छात्र की राय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बाद शिक्षक कार्यवाही के पूरे कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से ब्लैकबोर्ड पर लिखता है। शिक्षक द्वारा छात्रों की रुचि और क्षमताओं के आधार पर समूह बनाया जाता है। निष्पादन। इस चरण में छात्र अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। वे सबसे पहले प्रासंगिक जानकारी, डेटा और सामग्री एकत्र करते हैं। शिक्षक की विद्यार्थियों को उनकी गति, रुचि और क्षमता के अनुसार समय देना चाहिए। यदि ज़रूरत पड़ी तो वह छात्रों को आवश्यक सहायता और दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं। वह समूहों से प्रोजेक्ट को एक निश्चित समय में पूरा करने की मांग करते हैं। मूल्यांकन। यहाँ छात्र अपने कार्य का मूल्यांकन करते हैं। वे यह निर्धारित करते हैं कि उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। इसके बाद वे आलोचना करते हैं और कार्य के बारे में अपनी भावना खुलकर व्यक्त करते हैं। कक्षा में योजना, कार्य का चयन और निष्पादन पर चर्चा की जाती है। ये सभी बातें सामूहिक रूप से शिक्षक को बताई जाती है। रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग। यह परियोजना पद्धति का अंतिम चरण है जिसमें कार्य के प्रत्येक चरण की रिपोर्ट की जाती है। रिपोर्ट की गई बातों को एक निश्चित क्रम में पुस्तक के रूप में दर्ज किया जाता है। यह रिकॉर्ड परियोजना के बारे में आगे उपयोग और भविष्य के संदर्भ के लिए उपयोगी है। यह संबंधित परियोजना के बारे में कई विचारों को उजागर करता है। पुस्तक स्वरूपित रिपोर्ट अंत में शिक्षक को सौंपी जाती है। परियोजना विधि के लाभ। यह छात्र केंद्रित है, गतिविधि आधारित पद्धति है। छात्र अपनी आवश्यकताओं, दृष्टिकोण, रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में पूरे दिल से शामिल होते हैं। यह विधि विद्यार्थियों की जीवन स्थिति से संबंधित है। यह विधि विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती है। यह छात्रों को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाती है। यह छात्रों को वास्तविक कार्य अनुभव देती है। यह छात्रों के दिलों में सामाजिक गुणों और तालमेल का विकास करता है। यह छात्रों में जिम्मेदारी का एहसास विकसित करता है। परियोजना विधि की सीमाएं। यह एक समय लेने वाली विधि है। निर्धारित पाठ्यक्रम को एक विशेष समय में पूरा करना कठिन है। यह बहुत महंगा तरीका है। यह निम्न वर्गों में के लिए लागू नहीं है। सभी विषय इस विधि से नहीं हो सकते। यह सभी स्कूलों पर लागू नहीं है। इसके निष्पादन के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है। रूसो।
रूसो एक क्रांतिकारी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, पाखंड, कृत्रिमता, क्रूरता, सहसंबंध और उस समय प्रचलित निरंकुशता के खिलाफ लिखा था। उनके दर्शन के मुख्य नोट्स को प्रकृतिवाद कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक राज्य, प्राकृतिक मनुष्य और प्राकृतिक सभ्यता की उनकी अवधारणाएं शामिल हैं। प्राकृतिक राज्य बड़े शहरों के भ्रष्ट शासकों, सामाजिक वर्गों और विलासिता की बुराइयों से रहित एक साधारण कृषक समुदाय या राज्य है। उनका मानना था कि अच्छाई जन्मजात होती है और बुराइयां अर्जित की जाती है। प्राकृतिक मनुष्य के बारे में वह कहते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो के शब्दों में सभ्य मनुष्य गुलामी की स्थिति में पैदा होता है, जीता है और मर जाता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य सामाजिक संस्थाओं के बजाय अपनी प्रकृति के नियमों द्वारा शासित और निर्देशित होता है। उनका मानना था कि यदि मनुष्य को उसकी प्राकृतिक अवस्था में ही रहने दिया जाता तो वह अधिक खुश होता। वे तथाकथित सभ्यता के विरोधी थे। प्राकृतिक सभ्यताओं से उनका तात्पर्य सरल कृषक जीवन से था। रूसो, ईश्वर सब कुछ अच्छा बनाता है, मनुष्य उनके साथ हस्तक्षेप करता है और वे दुष्ट बन जाते हैं। उन्होंने घोषणा की कि सब कुछ अच्छा है क्योंकि वह प्रकृति की रचयिता के हाथों से आता है, लेकिन मनुष्य के हाथों में सब कुछ खराब हो जाता है। रूसो ने टिप्पणी की, बच्चों को अकेला छोड़ दो, वह एक सभ्य आदमी के बजाय एक स्वाभाविक आदमी बनने दें। उसे कृत्रिम परिवेश के बजाय प्रकृति की स्थिति प्राप्त करने दें, जो उचित विकास को रोकता है और उसके प्राकृतिक विकास को रोकता है। प्राकृतिक सभ्यता कृत्रिम परिवेश और कठोर बाधाओं से मुक्त है, जो हमारी प्रकृति की अच्छाई को प्रदूषित करती है। प्रकृति की ओर लौटें। सभी परेशानियों को ठीक करने का उनका तरीका था। मानव स्वभाव, उसकी प्राकृतिक विरासत अनिवार्य रूप से अच्छी है और उसे मुक्त विकास के लिए पूर्ण अवसर दिया जाने चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा की वकालत की। प्रकृति के मूल तत्व। उन्होंने प्रकृति के 3 मूल सिद्धांतों को शिक्षा का सर्वोत्तम साधन मानते हुए बताया है। समाज से अलगाव। बच्चे को समाज से अलग किया जाना चाहिए और प्रकृति के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करना चाहिए। उसे समाज की बुराइयों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बच्चे को जन्मजात प्रवृत्तियाँ। रूसो के शब्दों में आदिम भावनाओं, सहज निर्णय और प्राकृतिक प्रवृत्ति की जन्मजात प्रवृत्तियाँ समाज से प्राप्त अनुभव की तुलना में कार्रवाई के लिए अधिक विश्वसनीय आधार हैं। इस अर्थ में शिक्षा का अर्थ है इनका सहज विकास, बच्चे की जन्मजात प्रवृत्तियाँ। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संपर्क। व्यक्ति को प्राकृतिक पर्यावरण यानी पहाड़ियों, पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों, जंगलों, पत्थरों और भौतिक शक्तियों के साथ संपर्क बनाने की अनुमति दे। अतः बच्चे को पालन पोषण प्राकृतिक वातावरण में करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप वह स्वतः ही एक तर्कसंगत प्राणी बन जाएगा और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करेगा। शिक्षा की अवधारणा। रूसो के लिए शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी प्रदान करना या ज्ञान का भंडारण करना नहीं है। यह बाहर से अभिवृद्धि नहीं है। यह बच्चे की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास है, स्वभाव के अनुसार मनुष्य वस्तुएं। ए, प्रकृति की शिक्षा। प्रकृति की शिक्षा से उनका तात्पर्य बच्चे की प्राकृतिक क्षमताओं के अनुसार विकास से था। इसमें हमारी बंदोबस्ती और क्षमताओं का सहज विकास शामिल है। मैं बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों और रुचियों के बारे में उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मनुष्य से शिक्षा। पुरुषों से शिक्षा द्वारा उन्होंने विकास में
सामाजिक वातावरण के महत्व पर जोर दिया। इसमें हमारे सामाजिक संपर्कों और विभिन्न समूहों को प्रभावित करना शामिल है। कम से कम शुरुआती दौर में उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। सी। चीज़ों से शिक्षा। चीज़ों से शिक्षा द्वारा उन्होंने भौतिक वातावरण को समझा, स्वयं अनुभव प्राप्त करने में मदद की। इसमें भौतिक परिवेश के संपर्क और चीज़ों से निपटने के हमारे अनुभव के माध्यम से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना शामिल है। रूसो का मानना था कि शिक्षा को एक आनंददायक, तर्कसंगत, सामंजस्यपूर्ण, संतुलित, उपयोगी और इसलिए प्राकृतिक जीवन में विकास की प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए। शिक्षा के प्रकार। जिन जैक रूसो को उनकी नकारात्मक शिक्षा के लिए जाना जाता है, हालांकि उन्होंने सकारात्मक शिक्षा के बारे में भी बहुत कम कहा है। उनके दो शैक्षिक विचार हैं। ए। नकारात्मक शिक्षा और बी। सकारात्मक शिक्षा। ए। नकारात्मक शिक्षा। रूसो चाहता था कि बच्चे को पहली शिक्षा नकारात्मक रूप में दी जाए। 5 से 12 वर्ष की आयु तक बच्चे को नकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए। रूसो का मत था, मैं नकारात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो उन अंगों को जो ज्ञान के साधन है पूर्ण बनाती है और इस ज्ञान को सीधे देने से पहले और जो इंद्रिय के उचित अभ्यास द्वारा कारण के लिए रास्ता तैयार करने का प्रयास करती है। नकारात्मक शिक्षा समय को आलस्य से दूर रखती है। यह गुण नहीं देता, अवगुण उत्पन्न करता है। इससे सत्य का बोध नहीं होता, यह त्रुटियां से प्रक्षेपित होता है। पी। सकारात्मक शिक्षा। रूसो का मानना है कि सकारात्मक शिक्षा वह है जो दिमाग को समय से पहले विकसित करती है और बच्चे को उन कर्तव्यों के बारे में सिखाती है जो मनुष्य के हैं। यद्यपि रूसो ने सकारात्मक शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया, परंतु उसने सकारात्मक शिक्षा तथा इन विशेषताओं के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने इसे अप्राकृतिक और अमानवीय बताया और उसका भरपूर विरोध किया। इसी विद्रोह में उन्होंने नकारात्मक शिक्षा की शुरुआत की। रूसो की शिक्षा के उद्देश्य। लक्ष्यहीन शिक्षा चप्पू विहीन नाव की तरह है जिसका कोई निश्चित गंतव्य नहीं है। इसलिए रूसो ने निम्नलिखित उल्लिखित उद्देश्यों को सामने रखा जो शिक्षा को उसके वास्तविक लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देशित करते थे। मैं बच्चे की आंतरिक सुविधाओं का विकास। रूसो का कहना है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे की आंतरिक क्षमताओं और शक्तियों का स्वाभाविक विकास है। जीने का अर्थ है काम करना, विकास करना और शरीर के विभिन्न अंगों को समुचित उपयोग करना। अपनी पुस्तक एमिल में रूसो एमिल को जीवन जीने के पेशे में प्रशिक्षित करना चाहता है ताकि वह एक सैनिक, मजिस्ट्रेट या पादरी बनने से पहले एक इंसान बन सके। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को एक वास्तविक इंसान बनाना है। द्वितीय, अलग अलग चरणों में अलग अलग उद्देश्य। उपर्युक्त उद्देश्य के अलावा व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक चरण में शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए। ए। अच्छी तरह से विनियमित स्वतंत्रता का विकास। शैशव काल के दौरान यानी 5 साल तक शिक्षा का उद्देश्य उसकी क्षमताओं के अनुसार अच्छी तरह से विनियमित स्वतंत्रता का विकास करना है। बी। बचपन के चरण में पर्याप्त ताकत विकसित करना। बचपन के चरण में यानी 5 से 12 साल तक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छी तरह से विनियमित स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित करना है। इस काल के लिए रूसो की सलाह है कि जब तक संभव हो शरीर, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और शक्तियों का व्यायाम करो और आत्मा को अपने साथ लेटे रहो। ग। पूर्व किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। लड़कपन के चरण में यानी 12 से 15 वर्ष तक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की बुद्धि का विकास करना है। शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए जो उसे जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं के लिए सक्षम बना सके। घ। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक, नैतिक और धार्मिक विकास।
चौथे चरण के दौरान यानी 15 से 14 वर्ष 24 आई एम सॉरी यानी 15 से 24 वर्ष तक बच्चों को दूसरों के लिए जीने और सामाजिक रिश्तों के एक साथ रहना सीखना चाहिए। उसकी भावना और उदात्तीकरण किया जाना चाहिए। शिक्षा को नैतिक एवं धार्मिक पूर्वाग्रह दिया जाना चाहिए। संक्षेप में, इस चरण के दौरान शिक्षा का लक्ष्य बच्चे के भावनात्मक, नैतिक और धार्मिक विकास होना चाहिए। रूसो का पाठ्यक्रम तैयार करते समय भी रूसो ने विकास के इन चार चरणों पर ध्यान दिया, जिनमें शैशवावस्था, बचपन, लड़कपन और किशोरावस्था से ऊपर के उद्देश्यों की चर्चा की गई है। शैशव अवस्था 5 वर्ष तक। एक कमज़ोर शरीर कमज़ोर दिमाग बनाता है। सारी दुष्टता कमज़ोरी से आती है। उसके शरीर को निरंतर व्यायाम दे, इसे मजबूत और स्वस्थ बनाए। शैशवावस्था के इस चरण के दौरान बच्चे को उचित सुरक्षा की जानी चाहिए। बी, बचपन की अवस्था के लिए 5 से 12 साल तक। रूसो कहते हैं बचपन तर्क की नींद है और शिक्षक को इस नींद में उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए इस स्तर पर बच्चे को न तो बौद्धिक शिक्षा दी जानी चाहिए और न ही नैतिक या सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नकारात्मक शिक्षा में उसके शारीरिक अंगों का मुक्त विकास और इसकी इंद्रियों का व्यायाम शामिल होगा। बच्चे को अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। भाषा, इतिहास और भूगोल में कोई मौखिक पाठ नहीं होना चाहिए। उसके स्तर पर शारीरिक व्यायाम पाठ्यक्रम का मूल है। सी, लड़कपन चरण के लिए 12 से 15 वर्ष तक। भौतिक विज्ञान, भाषाएं, गणित, शारीरिक कार्य, व्यापार, सामाजिक संबंध, संगीत और ड्राइंग इस चरण में पाठ्यक्रम का गठन करेंगे। विज्ञान अनुमानी दृष्टिकोण विकसित करेगा। गणित सटीक सोच विकसित कर 15 से 20 वर्ष तक के लिए रूसो ने इस चरण में नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। नैतिक शिक्षा गतिविधियों और व्यवसायों के माध्यम से दी जानी चाहिए, न कि नैतिकता और व्याख्यान के माध्यम से। नैतिक और धार्मिक शिक्षा के अलावा इतिहास, भूगोल, यौन शिक्षा, भौतिक संस्कृति और सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम का गठन करना है। इन सभी विषयों के लिए उसके विशिष्ट उद्देश्य हैं। अर्थात नैतिक शिक्षा की सेवा के लिए इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, ईश्वर के अस्तित्व का एहसास कराने के लिए धार्मिक शिक्षा और यौन संबंधों के बारे में यौन शिक्षा। सौंदर्य शास्त्र को रुचियों के विकास और सुधार के लिए सिखाया जाना चाहिए। रूसो की शिक्षण विधियाँ। करके सीखना। रूसो का कहना है जब भी आप कर सकते हैं करके सीखें और जब करना सवाल से बाहर हो तो केवल शब्दों का सहारा ले। बच्चे को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और प्राकृतिक तरीके से सीखना चाहिए। इससे उसे रचनात्मक गतिविधि की संतुष्टि में मदद मिलेगी। प्रत्यक्ष अनुभव। पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान आसानी से भुला दिया जाता है। दूसरी ओर विभिन्न शिक्षण स्थितियों से सीधे प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। उन्होंने अभिव्यक्त से पहले अनुभव और शब्दों से पहले वस्तु का भी आग्रह किया है। व्यक्तिगत निर्देश की विधि। रूसो ने जोर देकर कहा है कि शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत अंतर को ठीक से पहचानना चाहिए और बच्चे की ज़रूरतों और आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत निर्देशों पर जोर देना चाहिए। अनुमानी विधि। इस विधि में बच्चे को एक खोजकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। उसे उस उपकरण के साथ प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिसे उसने स्वयं बनाया या आविष्कार किया। रूसो शिक्षण की अनुमानवादी पद्धति की भी वकालत करता है। उदाहरण उपदेश से बेहतर है। नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए रूसो ने कहा, उदाहरण उपदेश से बेहतर है। शिक्षक को पढ़ाने जाने से पहले नैतिकता का पालन करना चाहिए। उसे सदाचार का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। नैतिकता पर व्याख्यान उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। सामाजिक भागीदारी।
किशोरावस्था की अवधि के दौरान बच्चा वास्तव में स्थानों का दौरा करके और समुदाय के सदस्यों के साथ व्यावहारिक रूप से संपर्क स्थापित करके सामाजिक संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। रूसों की अनुशासन की अवधारणा। कोई थोपा हुआ अनुशासन नहीं। रूसो थोपे गए अनुशासन के सख्त खिलाफ था। वह बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दे के पक्ष में थे। मुक्त वातावरण से ही बच्चा अपनी जन्मजात शक्ति का विकास कर सकता है, कोई सजा नहीं। रूसो का मानना है कि सजा बच्चे के विकास में बाधा डालती है। बच्चे के व्यवहार में सुधार के लिए उसे कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन। रूसो ने प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की वकालत की। उन्होंने 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 टिप्पणी की कि बच्चे को अपना कृत्यों के स्वाभाविक परिणाम भुगतने देना चाहिए। जिसे बच्चा अपना हाथ आग में डालता है, उसे अपना हाथ जलाने दे और परिणाम स्वरूप सीखने दे। शिक्षक की भूमिका। सुविधा प्रदाता के रूप में रूसो ने शिक्षक को उच्च स्थान नहीं दिया। शिक्षक को यह देखना चाहिए कि शिक्षार्थी की रुचि और उद्देश्यों का मुक्त विकास हो। यहाँ शिक्षकों की भूमिका केवल छात्रों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करना है। अवसर प्रदाता। रूसो का मानना है कि शिक्षक की भूमिका अवसर प्रदाता के रूप में होनी चाहिए। उसे शिक्षार्थी को उनके समग्र विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक छात्र एथलेटिक्स के ट्रैक इवेंट में अच्छा है। यहाँ शिक्षक की भूमिका वह अवसर प्रदान करता है जो उसे खेल के उस विशिष्ट क्षेत्र में विशेष ज्ञाता हासिल करने में मदद करता है। दमन रक्षक। रूसो की शिक्षा के अनुसार शिक्षक को सभी बच्चों के लिए दमन क्रश, मानसिक संघर्ष और मानसिक विकारों से बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। भारत में समकालीन शिक्षा में रूसो के शैक्षिक दर्शन की प्रासंगिकता। भारत की समकालीन शिक्षा काफ़ी हद तक विभिन्न युगों के दार्शनिकों के दार्शनिक विचारों से प्रभावित है। भारतीय शिक्षा के सूक्ष्म अवलोकन से पता चलता है कि उक्त प्रणाली में रूसो के विचार की आंशिक प्रासंगिकता विद्यमान है। निम्नलिखित बिंदु प्रासंगिकता दर्शाते हैं। 1. शिक्षा के उद्देश्य में प्रासंगिकता। संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास। रूसो ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे का संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की समकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों, विषयों और सामग्रियों का समावेश देखा जाता है। ये पाठ्यक्रम, विषय और सामग्री छात्र के लक्षित वर्ग की सामान्य मानसिक क्षमताओं और क्षमताओं के अनुसार तैयार की जाती है। अच्छी तरह से विनियमित स्वतंत्रता। शिक्षार्थी की स्वतंत्रता के बारे में रूसो ने शिक्षार्थियों के सीखने के लिए अच्छी तरह से विनियमित स्वतंत्रता के बारे में कहा। शिक्षक को अपने शिक्षार्थी को समग्र विकास प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता का अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। भारत के वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में एक अच्छी तरह से विनियमित स्वतंत्रता दिखाई देती है। आरटीआई इसका प्रावधान रखता है। स्थिर दिमाग के लिए अच्छा स्वास्थ्य। रूसो ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एक स्थिर और खिंचाव मुक्त दिमाग विकसित करना है। यह तभी संभव हो सकता है जब बच्चा अच्छे स्वास्थ्य का स्वामी हो। स्वस्थ स्वास्थ्य प्राप्त करने और मुक्त मन को विकसित करने के लिए भारत की वर्तमान शिक्षा में विभिन्न शारीरिक और मानसिक सहपाठ्यचर्याओं शामिल हैं। नैतिक और धार्मिक विकास। रूसो ने नैतिकता और व्याख्यान के बजाय काम और प्राकृतिक परिणामों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया। कुछ हद तक सरस्वती पूजा, मिलाद उल नबी, शंकर देव की तिथि आदि त्योहारों का पालन करके भारत की माध्यमिक शिक्षा में नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। 2. पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं।
रूसो निश्चित पाठ्यक्रम के खिलाफ थे। उनका विचार था कि निश्चित पाठ्यक्रम विकास में बाधक है। जैसा रूसो सोचता है वैसा लचीला पाठ्यक्रम भारत की शिक्षा में नहीं मिलता। इस प्रकार लचीले पाठ्यक्रम में उनके विचार की कोई प्रासंगिकता नहीं है। इंद्रियों का व्यायाम, शारीरिक अंगों का विकास। जैसे कि रूसो का मानना है कि नकारात्मक शिक्षा जहाँ प्रारंभिक अवस्था में बच्चा किताबों से दूर रहता है, उनके पाठ्यक्रम में अंगों का निःशुल्क शारीरिक विकास और इंद्रियों का व्यायाम शामिल है। इंद्रियों और अंगों के विकास के लिए ऐसे अभ्यास भारतीय शिक्षा में प्री प्राइमरी खंड में देखे जाते हैं। जैसे जानवरों की आवाज़ का अंदाज़ा देने के लिए ऑडियो सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अतः भारत की वर्तमान शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता है। रूसो के पाठ्यक्रम में 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान, भाषा, गणित, मैनुअल कार्य, सामाजिक संबंध, संगीत और नाटक शामिल हैं। ये सभी विषय वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम के में देखने को मिलते हैं। अतः भारत की समकालीन शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता विद्यमान है। रूसो द्वारा किशोरावस्था के लिए नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा का पक्ष लिया गया। ऐसी नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा की प्रासंगिकता भारतीय शिक्षा में देखी जाती है। 3. शिक्षण के तरीकों में प्रासंगिकता। भारत की समकालीन शिक्षा में करके सीखने की बहुत प्रासंगिकता है, जो रूसो द्वारा आगे बढ़ाई गई शिक्षण पद्धति है। अध्ययन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कार्य का अभ्यास किया जाता है। रूसो के अनुसार वैयक्तिकृत निर्देश शिक्षण की एक अन्य विधि है। शिक्षण की इस पद्धति का उपयोग अक्सर शिक्षकों द्वारा तब किया जाता है जब उन्हें अलग थलग या कमज़ोर छात्र मिलते हैं। साथ ही जब भी छात्रों को आवश्यकता होती है तो शिक्षक व्यक्तिगत निर्देश के रूप में मदद के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार शिक्षण की इस पद्धति की अपनी प्रासंगिकता है। रूसो शिक्षण की अनुमानी तरीकों की वकालत करते हैं, जहाँ शिक्षार्थी को अपनी रचना, खोजों या आविष्कारों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भारत की वर्तमान शिक्षा में इस पद्धति की प्रासंगिकता रचनात्मक लेखन, रचनात्मक नाटक आदि में देखने को मिलती है। उदाहरण उपदेश से बेहतर है। यह शिक्षण की एक ऐसी पद्धति है जहाँ शिक्षक को छात्रों की नैतिकता के बारे में कहने से पहले नैतिक रूप से आदर्श का उदाहरण बनना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक हमेशा अपने शिक्षण में पेशेवर नैतिकता का पालन करता है। ये वे लोग हैं जो इस पवित्र पेशे को शिखर पर रखते हैं। अनुशासन की प्रासंगिकता। रूसो थोपे गए अनुशासन के खिलाफ थे। वह बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देने के पक्ष में थे। मुक्त वातावरण से ही बच्चा अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर सकता है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रबंधनीय स्तर की कठोरता देखी जाती है। इस प्रकार उनके द्वारा थोपे गए अनुशासन की आंशिक प्रासंगिकता विद्यमान है। रूसो का अनुशासन कहता है कि व्यवहार में सुधार के लिए बच्चे को कोई सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। अधिनियमों एवं नियमों द्वारा भारतीय शिक्षा के शारीरिक दंड को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार भारत की वर्तमान शिक्षा में दंड मुक्त अनुशासन का प्रचलन है। शिक्षक की भूमिका की प्रासंगिकता। रूसो ने कहा कि शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की होती है, जो शिक्षार्थी को उसकी रुचि के अनुसार उसके निःशुल्क विकास में सहायता प्रदान करता है। आजकल यह भूमिका शिक्षक द्वारा निभाई जाती है, क्योंकि शिक्षण प्रणाली शिक्षक केंद्रित शिक्षा की ओर बढ़ रही है। अतः प्रासंगिकता देखी जाती है। अवसर प्रदाता। रूसो की शिक्षा में शिक्षक की एक और भूमिका है। शिक्षक को कक्षा के प्रत्येक छात्र को हर पहलू में अवसर प्रदान करना होगा। यह और कुछ नहीं बल्कि एक अवसर है जो उसकी सुप्त प्रतिभा को व्यक्त करने का मंच देता है। ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए समसामयिक शिक्षा में पाठ्यचर्या सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का समावेश तथा उन गतिविधियों को क्रियान्वित करने
में शिक्षकों की सक्रिय भूमिका अधिकतर देखी जाती है। रूसो के शैक्षिक दर्शन की सीमाएं। असामाजिक मनोवृत्ति। रूसो को समाज के प्रभाव और अच्छाई में कोई विश्वास नहीं था। लोकतांत्रिक जीवन शैली में शिक्षा का एक मूल उद्देश्य बच्चे के विकास में शामिल गतिविधि के माध्यम से समुदाय का समाजीकरण करना है। सामाजिक व्यवस्था में सब कुछ बुरा नहीं है। बच्चे के विकास में शामिल गतिविधि के माध्यम से समुदाय का समाजीकरण करना है। सामाजिक व्यवस्था में सब कुछ बुरा नहीं है। दूसरा, महिला शिक्षा। रूसो के विचार संस्कृति की महिलाओं के साहित्यिक शिक्षा सभी के लिए प्लेग है। यह लोकतांत्रिक जीवन शैली में निहित जीवन के सभी पहलुओं में लिंगों की समानता की आधुनिक अवधारणा को प्रतिबिंबित नहीं करता है। सकारात्मक सद्गुणों को कम महत्व। रूसो ने नकारात्मक शिक्षा पर जोर दिया है, इसलिए उन्होंने सकारात्मक गुणों के समावेश के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी। कोई उच्च आदर्श नहीं। रूसो के शैक्षिक सिद्धांत में उच्च नैतिकता और आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि ये गरिमामय समाज के लिए ज़रूरी है। अनुशासन का दोषपूर्ण सिद्धांत। रूसो का प्राकृतिक परिणामों के माध्यम से अनुशासन का सिद्धांत बहुत खतरनाक है और आधुनिक जीवन शैली के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां उचित मानवीय देखभाल या शिक्षक न होने पर आधुनिक गैजेट घातक साबित हो सकते हैं। संक्षेप में, रूसो का शिक्षा में योगदान गहरा है। उन्होंने शिक्षा को उसके संगठन, उद्देश्य, विधियों, पाठ्यक्रम और अनुशासन से प्रभावित किया। व्यक्तित्व का स्वतः विकास, स्वतंत्र अनुशासन, किसी भी तरह के रोक टोक का अभाव और बच्चे की इंद्रियां, रुचियों और गतिविधियों के उपयोग ने आधुनिक शिक्षा को कई अन्य तरीकों से प्रभावित किया है। बचपन के अधिकार। मानव कल्याण प्रत्येक मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं, जिन्हें उचित प्रकार से शिक्षा के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक सह शिक्षा शास्त्री सर मुनरो ने ठीक ही कहा है। रूसो की शिक्षाओं से रुचि पर आधारित 19वीं सदी की नई शिक्षा प्राप्त होती है। इसने शिक्षा की मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक अवधारणा को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन का स्पष्ट सूत्रीकरण दिया। रूसो वास्तव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान विचार के संस्थापक थे। तो फाइनली हमारा थर्ड टॉपिक ख़त्म होता है। यह एक लंबा टॉपिक था, बट कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।